मेरी बूढ़ी मौसी को उसके बच्चों ने घर से निकाल दिया। मैं उसे अपने घर ले आई, लेकिन मुझे हैरत होने लगी जब मेरा पति सारी सारी रात मौसी के पैरों को तेल लगाता रहता। मेरे दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे और एक दिन मौसी को दूसरे कमरे में भेजकर मैं मौसी की जगह लेट गई। लेकिन जैसे ही मेरे पति ने तेल लगाना शुरू किया तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम पावनी है और मेरी उम्र 31 साल है। मेरा घर गोवा है। मैं पढ़ी लिखी और प्रैक्टिकल लड़की हूँ और मेरा भरोसा शुरू से ही यही रहा है कि जो दिखता है वही होता है और छुपी हुई कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन मेरी आंखों के सामने जो हुआ वो सोचती हूँ तो अपनी जिंदगी झूठ लगने लगती है। कुछ दिन पहले मैंने नोट किया कि मेरा पति हर वक्त मेरे मौसी के कमरे में ही बैठा रहता है। मुझे यह बड़ा अजीब लगा। मैं अपने पति पे शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्या करती। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था मेरी आंखों के सामने था। मैं किसी से कुछ भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि रामचंद्र के खिलाफ घर वालों को कोई बात बताती तो वो मेरा ही नुकसान था। मेरी और रामचंद्र की लव मैरिज थी। रामचंद्र मेरे चाचू का बेटा था। कम उम्र में ही हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सुनने में तो ये बहुत आसान लगता है कि चाचू के लड़के से तो आसानी से शादी हो सकती है, लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं था। मैं सांवली सी लड़की थी, लेकिन पढ़ाई में बहुत तेज थी। पापा भी लाइब्रेरियन थे, इसीलिए घर के हालात भी नॉर्मल थी। लेकिन मेरे चाचू एक बिजनेस चलाया करते थे। वह बहुत अमीर थे। रामचंद्र चाचू का एक लौता बेटा था, पूरे खानदान का खूबसूरत लड़का जिसे हर लड़की शादी करना चाहती थी। वो हैंडसम था, अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक था। उसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाया करता था। कि उसकी सगी माँ जो मेरी चाची भी यहाँ बैठती उसकी बुराई करती नजर आती थी, लेकिन मुझे उसमें कोई भी कमी महसूस नहीं होती थी। कोई जितना भी कुछ कहता, लेकिन रामचंद्र तो मेरे तरफ देखना भी गवारा नहीं किया करता था। हमारी एक ही कॉलेज में एडमिशन हो गई थी। ऊपर से सोने पे सुहागा, हम एक ही क्लास में थे। जहाँ मैं अपनी पढ़ाई के बलबूते पर स्कॉलरशिप लेकर पहुंची थी, वहीं रामचंद्र चाचा के पैसों और सिफारिश की बदौलत आया था। वो क्लास में भी मेरी तरफ नहीं देखा करता था, यहाँ तक कि बात भी नहीं करता था, लेकिन मैं हर वक्त उसे ही देखती रहती थी। मैं उस पर दिल हार बैठी थी। इसी तरह चुपके चुपके वक्त गुजरता रहा और हमारी मोहब्बत की शुरुआत हुई। मैं यहाँ की क्लास की टॉपर थी और इसी वजह से कुछ लड़के मेरा मजाक भी उड़ाते थे। एक हद तक तो ठीक था, लेकिन जब तक मजाक का हद पार नहीं होता मेरी आंखों में हल्की सी आंसू भी आ जाती थी। मुझे पता नहीं था कि चला कि सब रामचंद्र देख रहा है। उसने ना जाने क्या सोचकर उन लड़कों को रोका, लेकिन मना होने के बजाय भी जोर जोर से और मेरा मजाक उड़ाने लगा। उन लड़कों से रामचंद्र की लड़ाई हो गई और उन लड़कों आकर मुझसे माफी भी मांगे। मैं अकेली बैठी थी, क्योंकि मेरा कोई भी दोस्त नहीं था। उस दिन के बाद रामचंद्र ने क्लास में मेरे साथ बैठना शुरू कर दिया था। उसके भाई को देखो कितना प्यारा है और जैसे कोई फिल्म का हीरो है, और ये लड़की इसको देखो जैसे कोई काम वाली हो। मैं इस बात पर भी खामोश रही, लेकिन रामचंद्र सबको मेरी तरफ से जवाब देने लगा और उस दिन के बाद हमारी दोस्ती शुरू हो गई। तब मुझे पता चला कि वो वैसा नहीं था जैसा उसके बारे में सब कहते थे। सबको इससे शिकायतें थी, लेकिन आज मुझे पता चला कि उसे भी जमाने में से शिकायतें हैं। चाचा का बिजनेस पर ध्यान था और चाची का पार्टीज पर। खानदान की मोहब्बत से कोसों दूर। चाचू को हर वक्त पढ़ाई का बोझ डाल दिया करते थे और चाची उससे बिगड़ने पर कुछ भी सुना देती थी। इस वजह से वह खुद उनसे दूर होता जा रहा था। खानदान में कोई भी चाचा जी से बात नहीं करता था। उसकी वजह हमें भी मालूम नहीं थी, लेकिन कोई भी उनका नाम तक नहीं लिया करता था। एक रामचंद्र के दादाजी थे जिसमें उसकी गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनके मरने के बाद उसके पास कोई भी ना रहा। जब रामचंद्र ने मेरे सामने अपने अंदर की बातें की तो मुझे उससे मोहब्बत हो गई। वो भी मेरी तरफ आकर्षित होने लगा। मैंने सोचा था कि वो मेरा चाचू का लड़का है, कौन हमें शादी करने से रोकेगा, क्योंकि यहाँ तो खानदान के बाहर शादी का आवाज भी नहीं होता था। लेकिन यही मेरी गलतफहमी थी कि जिस काम को मैंने बहुत आसान समझा था वो इतना भी आसान नहीं था। हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे, साथ ही सारा दिन उठते बैठते थे। जब से रामचंद्र मेरे साथ उठने बैठने लगा था, तब से कॉलेज के सभी मुझे इज्जत भी दिया करते थे। रामचंद्र
के नंबर भी बहुत अच्छे आने लगे थे। सब उससे खुश थे सिवाय चाची और चाचा जी के। मैं उनकी और चाचा जी के दिलों में से एक दूसरे के लिए प्रति मोहब्बत जगाना चाहती थी, लेकिन जब भी मैं रामचंद्र के सामने ऐसा बात करती तो वो मुझे डांट दिया करता था। जहाँ हर तरफ चाचा की अय्याशी के किस्से मशहूर थे, ऐसा वक्त गुजर रहा था और मैं और रामचंद्र वक्त के साथ एक साथ इश्क के शहर में गिरफ्तार हो गए थे। हम दोनों यूनिवर्सिटी एक ही में पढ़ते थे। हम जिस कॉलेज में जाते थे, पहले दिन सब लोग मुझे अजीब नजरों से देखा करते थे और मुझसे खुद पर ही शर्म आती थी। कहाँ इतना प्यारा लड़का और एक मुझ जैसी लड़की जिसे नॉर्मल सा रंग, लेकिन फिर भी ये बातें तो नसीब की होती है। तो मैं भी यही सोचकर खुश हो जाया करती थी। मैं चाची और रामचंद्र की गुस्सा खत्म करने की कोशिश में लगी हुई थी। एक दिन मैंने चाची जी को एक मोहब्बत भरा लेक्चर भी दिया था। आपका इकलौता बेटा है, आप उसे प्यार करें वरना आपसे दूर हो जाएगा। मेरी ये बातें सुनकर चाची हंसने लगी और कहने लगी, खून आखिर खून ही रहता है, तुमसे भी ये प्यार मोहब्बत वाली बातें आनी ही थी। आखिर जिस खानदान की हो उसका असर हो तो जाएगा। मैंने ये बात रामचंद्र से की, लेकिन उसने भी मुझे चुप रहने को कहा और बोला कि मम्मी की आदत तो तुमको पहले से ही मालूम है, वो अक्सर इसी तरह करती है, इसीलिए तुम फिक्र मत करो और किसी बात को दिल से मत लगाओ। मैं भी ये सुनकर पुरसुकून हो गई थी। फिर घर में मेरी शादी की बात शुरू हो गई। मैंने जब से बात सुना तो फौरन रामचंद्र को कॉल किया और उसे कहा कि अपने घर वालों को ले आओ और खुद भी अपने घर बता दो कि मैं उससे बात करती हूँ। मेरी यह बात सुनकर पापा तो खामोश हो गए थे, लेकिन मम्मी ने रोना शुरू कर दिया था। मैं सबको हैरानी से देख रही थी कि मैंने आखिर ऐसा क्या बात कह दिया। दूसरी तरफ जब रामचंद्र ने अपने घर में रिश्ते की बात की तो वहाँ का भी कुछ ऐसा ही मंजर था। चाचा जी ये सब जानकर कमरे में बंद हो गए थे और चाची का गुस्सा आसमान को छू रहा था। वो मेरे और मेरे ननिहाल के किरदार पर कीचड़ उछाल रही थी। हम दोनों ही बहुत परेशान थे, क्योंकि इन हालात में तो हमारा शादी करना नामुमकिन था, क्योंकि दोनों घरे में मातम सा छाया हुआ था। बहुत कोशिश की, कोई हमें अंदर की बात बता नहीं रहा था। असल बात क्या है, मम्मी को क्या हुआ था जो बार बार यही कह रही थी कि फिर से 25 साल पुराना बात दोहराया जा रहा है, लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी पूरे खानदान में किसी का मुंह नहीं खुला। अब हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो हम दोनों अपनी मोहब्बत से अलग हो जाएं या फिर भागकर शादी कर ले, और हमने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि हम लोग अलग नहीं होना चाहते थे। रामचंद्र और मेरी कोर्ट मैरिज हो गई थी। हम दोनों को बहुत सुकून हुआ और सारे खानदान को इस शादी के बारे में बता दिया गया। हमें लगा कि शायद अब लोग सब मान जाएंगे, लेकिन यह भी हमारी गलतफहमी थी, क्योंकि मुझे इस शादी के बाद मम्मी ने इतना मारा कि मेरे शरीर से खून बहने लगे थे। रामचंद्र को चाचा जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन चाची ने उसका जीना हराम कर दिया था और मजबूरन वो घर छोड़ दिया। चाचू के बिजनेस फैक्ट्री से आराम से उसका काम चल रहा था। पहले ही एक फैक्ट्री चाचू उसे संभालने के लिए दे चुके थे, इसीलिए इसके लिए सब कुछ ठीक था। लेकिन मुसीबत तो मेरे लिए थी। जब से मैं कोशिश की कि मैं अपनी बात से हट जाऊं, लेकिन मैं किसी सूरत पे रामचंद्र से जुदा नहीं होना चाहती थी और आखिरकार मेरी जिद के आगे सभी घर वाले जिद दम तोड़ गए। मुझे सादगी से विदाई कर दिया गया। ज्यादा लोग हमारी शादी में नहीं आए थे, बल्कि ज्यादा क्या, हमारे खानदान में तो से भी कोई को नहीं बुलाया गया था, लेकिन रामचंद्र ने पार्टी बहुत शानदार दिया था। सारे शहर को इस शादी का पता चल गया था और हम लोग अपने घर आ गए। जिंदगी जैसे गुलजार हो गई थी, एक तरफ रोशनी ही रोशनी लगता था। रामचंद्र की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और मैं उसे अपनी खुशकिस्मती समझा करती थी, क्योंकि मुझे सब ने कहा कि रामचंद्र तुम्हें छोड़ देगा, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल के बाद वो तुम्हें नहीं अपनाएगा। लेकिन रामचंद्र ने अपने व्यवहार से लोगों की बातों को गलत साबित कर दिया था और मुझे रानी बनाकर रखा था। वो बहुत मेहनत कर रहा था और 2 साल में उसने इतनी तरक्की कर ली थी कि एक फैक्ट्री 2 फैक्ट्रियों में बदल गया था। इस दौरान मेरे घर में जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन मेरे दिल में बस एक ही तकलीफ थी कि मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं था। चाचा भी हमारे घर नहीं आए। खानदान से कटकर मैं बिल्कुल खुश नहीं थी, ना ही सुकून मिल रहा था, क्योंकि कहते हैं ना कि खानदान से दूर रहकर इंसान जिंदा तो रहता है मगर जीना भूल जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, मगर मैं कोई एक मौका तलाश कर रही थी। मैं किसी तरह अपने मम्मी पापा का दिल जीत
सकूं, कोई भी ऐसी राह हो आपकी आशीर्वाद मिल सके। चाचा तो पहले ही राजी थे, लेकिन खानदान की बातों की वजह से वो हमसे दूर रह रहे थे। सब कहते थे कि रामचंद्र जी चाचा जैसा है। इसका तो समझती थी, लेकिन शायद किसी औरत का चक्कर था, लेकिन क्या था यह नहीं जानती थी। इस वजह से चाचा भी हमसे दूर रहने लगे थे। मैं उसी मौके का तलाश कर रही थी जब सबका दिल जीत सकूं, और फिर मौका आ ही गया। मैंने माँ का दिल जीत ही लिया। मेरी मौसी को उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया। ये खबर खानदान में फैल गई। सब लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। इस उम्र में वो कहाँ रहेगी, किसके साथ रहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल था, क्योंकि उन्हें तो किसी की जरूरत थी। इस वजह से उनकी बहू भी उन्हें नहीं रखना चाहती थी। वो मेरी सगी मौसी थी। बच्चों ने निकालने के बाद मौसी उन्हें अपने घर ले आई, लेकिन कितनी दिन ये सब होता। भाभी को मौसी खटकने लगी थी और उन्होंने दबे दबे शब्दों में उसका जिक्र भी कर दिया था। सास ससुर की सेवा करती है तो उसे भी उनकी अच्छाई समझा जाए। यह बात मौसी की महसूस की और घर छोड़ने पर सोच लिया था। तब मेरे दिमाग में एक बात आई, जो मैंने फौरन रामचंद्र से इजाज़त ली और वो फौरन मान गए। मुझे ज़्यादा खुशी हुई। मैं मौसी को घर ले आई, और दूसरे ये कि किसी बूढ़े लोग का साया अपने घर में चाहती थी, और इसी वजह से मैं मौसी को अपने घर ले आई। मौसी दिल की बहुत अच्छी थी। उन्हें जो खाना मिलता चुपचाप खा लेती। उनके आने से माँ भी यहाँ आने लगी थी। इसे भी मैं खुश थी, लेकिन मैं नोट किया कि रामचंद्र रोज रात को मौसी के पैरों में सारी सारी रात तक तेल लगाता रहता है। मैं बड़ी हैरान थी कि आखिर रामचंद्र का वहाँ क्या काम है, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी। इस परेशानी की वजह से कई रात सो नहीं पाती थी। सिर्फ यही सोचती थी कि वो वहाँ क्या कर रहा है। दिन में बहुत बुरे ख्याल आने लगते थे। मुझे मम्मी की बातें याद आने लगी थी, लेकिन यह सोचकर चुप हो जाती थी कि बूढ़ी औरत है। पर दूसरी तरफ दिल में ख्याल आता था कि मर्द तो मर्द ही होता है, आखिर उसे किसी औरत से क्या फर्क पड़ता है, जवान हो या बूढ़ी। तभी मैंने एक दिन सोचा कि इस परेशानी का हल निकालना ही होगा, और फिर मैंने मौसी को इस रात बच्चों के पास सुला दिया और खुद मौसी का कंबल ओढ़ कर लेट गई। अब मुझे रामचंद्र का इंतजार था। वो आए और पैरों पर तेल लगाना शुरू कर दिया। मैं उनसे कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वो बोले तो मेरी होश उड़ गई, क्योंकि वो मुझे मम्मी पुकार रहे थे। मेरी शरीर सुन्न हो गई थी। आखिर ये क्या हो रहा था। मेरी मौसी रामचंद्र के माँ कैसी हो सकती है। अभी न जाने वो क्या क्या कहते। आहट हुई और दरवाजे में मौसी अंदर दाखिल हो गई। उन्हें देखकर रामचंद्र चौंक गया और कंबल उतार दिया। मैं बिल्कुल खामोशी से उन दोनों को देख रही थी। मौसी अपनी दवाई लेने के लिए आई थी और रामचंद्र मौसी समझकर मेरे पैरों पर तेल लगा रहे थे। वो दोनों खामोश थे, और फिर खामोशी मैंने तोड़ी। उन दोनों से पूछा कि आखिर ये क्या है जो वो मुझसे छुपा रहे हैं। रामचंद्र आपको माँ कैसे कह सकता है, क्योंकि मौसी के बच्चे रामचंद्र और मुझसे कई साल बड़े थे, तो ये सब कैसे हो सकता है। मेरे इस सवालों पर रामचंद्र खामोश थे, लेकिन फिर मौसी ने खामोशी तोड़ी और कहा कि मैं बताती हूँ। जो मेरे साथ हुआ है वो किसी औरत के साथ ना हो। मेरा ऐसा काम था कि इस वजह से आज तक मैं खामोश रही। सारा खानदान मेरी बर्बादी पर हंस रहा था, पर आज तुम्हें बताना जरूरी है। फिर उन्होंने बताना शुरू किया। मैं बहन भाइयों में बड़ी और सबसे लाडली थी। पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, बहुत जिम्मेदार थी। पापा ने सबको बड़ी ऐश से रखा था, लेकिन फिर एक दिन पापा का देहांत हो गया और हमारी दुनिया ही उजड़ गई। मैं उस वक्त 22 साल की थी, लेकिन बाकी बहन भाई छोटे थे। सबकी जिम्मेदारी मैंने ले ली और किसी तरह से करके मुझे नर्सिंग में नौकरी मिल गई। पापा जैसे ऐश तो नहीं दे पाई, लेकिन किसी तरह भाई बहनों को पालना शुरू कर दिया, और 2 या 3 साल ही पता नहीं चला छोटी बहनों भी जवान हो चुकी थी। उसकी शादी का वक्त हो चुका था। मैंने उसे अपना फर्ज समझकर निभाया और उन दोनों के लिए बहुत सारे इंतजाम करने की कोशिश की। बहुत सारे सामान बनवाई और पूरी कोशिश की कि पापा की कमी पूरी कर सकूं। इसी तरह दोनों बहनें अपने घर चली गई। भाइयों का फर्ज भी था। इन सब के दौरान पावनी भी मम्मी मेरे साथ देती रही, मुझे हिम्मत दिलाती रही। फिर वही थी जिससे मेरी फिक्र थी। वह बार बार कहती थी कि मेरी शादी का उम्र गुजर रहा है, भाई बहन तो पल जाएंगे, लेकिन मैं ना मानी। इस दौरान मैंने सुषमा के घर बड़ा आना जाना था। वहीं मेरा मुलाकात सुषमा के देवर और राजेश से हुई थी। मुझे वो बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन मुझसे छोटा था। उसने मुझे दोस्ती
बढ़ाया और अपना नंबर भी दिया। हम दोनों रोज़ मिलते थे और कई घंटे बातें भी किया करते थे। वह मुझसे शादी करना चाहता था, चाहती तो मैं भी थी, लेकिन वह मुझसे उम्र में बहुत छोटा था। मैंने उसे समझाया कि हमारा जोड़ नहीं हो सकता, लेकिन वह नहीं माना। वो भी अभी नौकरी नहीं करता था। एक दिन बताया कि उसे बिजनेस करना था, घर में कोई भी पैसे देने के लिए तैयार नहीं था। तब मैंने सोचा कि जो अपने लिए पैसे जमा किए हैं वो उसे दे दूँ, आखिर हमारे लिए वो तो सबसे बढ़कर है। इस दौरान हमारा रिश्ता काफ़ी हद तक बढ़ गया था और उस टाइम कारोबार भी चल पड़ा और मुनाफा होना लगा, और तभी मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये बात मैंने राजेश से बताई, वह मना कर दिया, लेकिन मेरे पास सब सबूत थे। कुछ दिनों में खानदान में भी बात फैल गई, लेकिन वह मुझसे शादी के लिए राजी नहीं हुआ। उसने कहा वो सब मुझसे टाइम पास कर रहा था, पैसे बटोरने के लिए। शादी का तो इसका कोई इरादा ही नहीं था। वो तो अपनी क्लासमेट से शादी करना चाहता है। मैं बहुत रोई, लेकिन फिर भी राजेश ने शादी नहीं की। जब मेरे घर रामचंद्र हुआ तो खानदान वालों ने राजेश को दे दिया कि ये बच्चा तुम्हारा है, तुम ही पालो। वह कुंवारी लड़की इस बच्चे का क्या करेगी। इसी तरह मुझे रामचंद्र से दूर होना पड़ा। 2-3 सालों में जवानी भी दब गई और इसी वजह से मेरी शादी जहाँ हुई, उस आदमी से पहले से 4 बच्चे थे। सब स्कूल जाया करते थे, बल्कि बड़ा बेटा का तब तो कॉलेज में था। मैं उन सब की माँ बन गई थी और सब लोग ये बात भूलते गए, लेकिन वो बच्चे जानते थे कि मैं उसकी माँ नहीं हूँ। इसीलिए उन्होंने बाप के मरने के बाद मुझे चेतावनी देना शुरू कर दिया था। आखिरकार घर से निकाल ही दिया। रामचंद्र मेरे बारे में सब कुछ जानता था, क्योंकि उसे हमने जो रामचंद्र ने सुन लिया था उसे सारी हकीकत पता चल गया था। तब वो मेरी सेवा में लग गया था, क्योंकि सारी जिंदगी उसे मेरी सेवा का मौका नहीं मिला था। इसीलिए बेटा, तुम रामचंद्र के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना। गलती तो मेरी है। मैं ये बातें सुनकर पत्थर सी हो गई थी। चाचा ने मौसी के साथ ऐसा सब कुछ किया था, वो चुप रही। आखिरकार इतने साल कैसे ये सब सहा होगा, लेकिन भगवान ने भी चाचा के साथ अच्छा बदला लिया। हमें ये हकीकत पता चला 4 साल हो गए थे। मैं और रामचंद्र उनकी बहुत सेवा किया करते थे। वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। हम दोनों उन्हें सारी जिंदगी का सुख देना चाहते थे। मम्मी भी मुझसे राजी हो गई थी और रामचंद्र से भी प्यार करती थी। उन्हें यकीन हो चुका था कि खून का नहीं, नसीब का फर्क होता है। हर इंसान अलग होता है और रामचंद्र तो हीरा है। चाचा का देहांत हुए भी कई साल हो चुका था। चाची उसके मरने के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। हालत ऐसी हो गई थी कि उनको पागल खाने भेजना पड़ा। मैं अक्सर सोचती हूँ कि इंसान लालच में आकर किसी दूसरे के साथ कितना बुरा व्यवहार करता है, फिर कुछ उनके आगे आ जाता है। काश सब इंसान कुछ और नहीं तो सिर्फ एहसास करना सीख ले। कैसी लगी कहानी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस कहानी में मुझे पता है कि हिंदू भाई बहनों में शादी नहीं होती है, कज़न्स में शादी नहीं होती है, चाचा मौसी के बेटे में शादी नहीं होती है, लेकिन ये एक बस कहानी के रूप में बनाया गया है। किसी भी जाति या मजहब से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए प्लीज़ इस कहानी को बस एज अ कहानी सुनिए और प्लीज़ इसको किसी और इंटेंशन से नहीं देखिए। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।